हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की इस सीरीज में हम पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और इस तरह से इस चैनल पर पार्टनरशिप के 140 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। इस चैनल पर 11th की अकाउंटेंसी में से सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज बाइलिंगुअल दिए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th और 12th सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस होता है, इसलिए यदि आप कॉमर्स के फील्ड से हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अधिक हार्ड वर्क कर सकूं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि जब किसी फर्म का समापन होता है तो किन कारणों से कोई भी पार्टनर कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, किसी साझेदार के पागल हो जाने पर, बी, साझेदार फर्म के निरंतर हानि होने पर, सी, वाद प्रस्तुत करने वाले साझेदार के अतिरिक्त किसी अन्य साझेदार के व्यापार चलाने में असमर्थ हो जाने पर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, न्यायालय से अगर एक पार्टनर अगर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है तो ये तीनों ही कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन होने पर बिजनेस में कोई लॉसेस होते हैं तो उनकी पूर्ति सर्वप्रथम कहां से की जाएगी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले लाभों में से बिजनेस की लॉसेस की पूर्ति की जाती है। व्यापार की हानियों की पूर्ति करने का एक सीक्वेंस होता है जिसमें सबसे पहले लाभों में से पूर्ति की जाती है, फिर उसके बाद अगर कोई लॉस बचता है तो पूंजी में से पूर्ति की जाएगी, और फिर भी उसके बाद अगर कोई लॉस बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर अपने घर की संपत्ति से पैसा लेकर आएंगे और वहां से उनके लॉसेस की पूर्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के समापन के समय खोला जाता है। इसमें बैलेंस शीट में दी गई सभी एसेट्स जिनको बेचा जा सकता है ट्रांसफर की जाती है तथा लायबिलिटीज जिनका भुगतान करना है ट्रांसफर की जाती हैं। तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फर्म के संचालन से लाभ हानि ज्ञात करना, बी है विघटन के समय संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों के भुगतान से लाभ हानि ज्ञात करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एज वेल एज पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन ए राइट आंसर है नॉमिनल अकाउंट। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को लॉस या एक्सपेंसेस होने पर डेबिट तथा इनकम व प्रॉफिट होने पर क्रेडिट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्म के डिसोल्यूशन का ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है जब ऑप्शन ए कोई साझेदार पूर्णतः पागल हो गया हो, बी साझेदारी संलेख का पूर्णतः पालन हो रहा हो, भविष्य में लगातार लाभ होने की संभावना हो, और डी फर्म वैध व्यापार कर रही हो। तो ये तीनों कारण में तो पार्टनरशिप चलती रहेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है जब कोई साझेदार पूर्णतः पागल हो गया हो। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्म के समापन की दशा में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। बेची जाने वाली सभी संपत्तियों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। एसेट्स डेबिट होती हैं और ये रियलाइजेशन में जाकर क्रेडिट हो जाएंगी और इस तरह से ये सभी संपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। तब एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में फर्म के सभी बाहरी दायित्वों से दायित्व क्रेडिट होते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं तो लायबिलिटीज डेबिट की जाएंगी। एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। और सी है संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से। जब संपत्तियों को सेल किया जाएगा तो कैश आएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। यहाँ पर भी रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। रियलाइजेशन क्योंकि यहाँ पर हम एसेट्स को समाप्त कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर एसेट्स नहीं लिखा जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। और नेक्स्ट में किसी साझेदार द्वारा ली गई किसी संपत्ति से, यहाँ पर किसी पार्टनर ने कोई संपत्ति ली है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को
क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, एक पार्टनरशिप फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कारण है कि अनिवार्य रूप से किसी फर्म का विघटन हो जाता है। देखिए, फर्म के विघटन होने के कई कारण हो सकते हैं। अनिवार्य रूप से फर्म का समापन हो सकता है किसी विशेष घटना के घटित होने पर, या न्यायालय के द्वारा किसी फर्म का विघटन हो सकता है, समझौते द्वारा जब उन्होंने पहले से ही ये एग्रीमेंट कर लिया हो कि हम किसी पर्पस के पूरा होने पर हम इस पार्टनरशिप को फर्म को समाप्त कर देंगे, या फिर नोटिस द्वारा। तो इसमें से अनिवार्य रूप से बताना है कि अनिवार्य रूप से कौन सा कारण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि फर्म का व्यवसाय अवैध घोषित हो जाता है तब अनिवार्य रूप से पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो जाता है। ऑप्शन बी है, जब फर्म का एक साझेदार मर जाता है। अगर एक साझेदार मर गया है तो बाकी साझेदार फर्म को चला सकते हैं। जब फर्म का एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, यदि उसमें 2 से अधिक पार्टनर्स हैं तो बाकी के पार्टनर्स उस फर्म को चला सकते हैं। या फिर जब एक साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपना अंश किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, तब न्यायालय द्वारा पार्टनरशिप फर्म का विघटन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्म के समापन पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का भुगतान कब किया जाता है। ऑप्शन ए तीसरे पक्ष के ऋणों के भुगतान के बाद, बी साझेदारों के ऋणों के भुगतान से पहले, या सी तीसरे पक्ष के ऋण व साझेदारों के ऋणों के भुगतान के बाद। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सबसे पहले थर्ड पार्टी का लोन का पेमेंट किया जाएगा और उसके बाद पार्टनर्स का ने जो अगर फर्म को कुछ लोन दिया हुआ है तो उसका पेमेंट किया जाएगा। उसके पश्चात अगर कुछ बचता है तभी के पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कैश अकाउंट को सबसे लास्ट में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में ट्रांसफर करने के पश्चात भुगतान के संबंध में यदि कोई सूचना नहीं है तो ऐसे दायित्वों का भुगतान नहीं होगा, या पूर्ण भुगतान होगा, या आंशिक भुगतान होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, पूर्ण भुगतान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब किसी पार्टनर की तरफ से फर्म के द्वारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाता है तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट होंगे किस अकाउंट में। ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी पार्टनर्स लोन अकाउंट, या नन ऑफ दी अबव। जब पार्टनर्स की ओर से फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रही है तब एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन एक्सपेंसेस से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी। इन एक्सपेंसेस के बदले पार्टनर पहले से ही कुछ रेम्युनरेशन ले चुके होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की दशा में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रांसफर किया जाता है, लायबिलिटीज की तरह रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाता है, और एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स होती हैं वे किस वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती हैं। ऑप्शन ए एट बुक वैल्यू, बी एट कॉस्ट प्राइस, सी एट मार्केट प्राइस, या रिप्लेसमेंट वैल्यू पर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बुक वैल्यू पर। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि बैलेंस शीट में दिए हुए रिजर्व अकाउंट को फर्म के विघटन के समय किस प्रकार से क्लोज किया जाता है। ऑप्शन ए बाय राइटिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाय राइटिंग ऑफ द एसेट्स, by crediting the capital account of the partners, और डी है none of the above। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रिजर्व एक ऐसे इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट्स होते हैं जिनको बांटा न गया हो। ये फर्म के समापन के समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। इनसे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 15 में पूछा गया है कि समापन पर गुडविल अकाउंट के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। पार्टनर्स में बांटा जाता है, रिजर्व से राइट ऑफ किया जाता है,
या मार्केट वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, या डी रियलाइजेशन फ्रॉम बुक वैल्यू इज डेबिटेड टू द अकाउंट, पुस्तक मूल्य से वसूली खाते में डेबिट लिखकर बंद किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगर गुडविल के बदले में कुछ अमाउंट रिसीव की जाती है तब एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इस प्रकार से रिसीव की गई अमाउंट को रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, साझेदारी फॉर्म को भंग करने के मामले में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा साझेदारों के बीच परिसंपत्तियों के निपटान का प्रावधान करता है? A 45, B 47, C 46 और D 48। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में की धारा 48 में बताया गया है कि बिजनेस के लॉसेस को सबसे पहले प्रॉफिट में से चुकाया जाता है, फिर अगर तब भी कुछ बचता है तो उसको कैपिटल से, और फिर उसके पश्चात भी अगर कुछ बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स अपने घर से कैपिटल लाकर फर्म की हानियों को चुकाते हैं। एसेट्स को बेचकर जो अमाउंट रिसीव की जाती है उनसे सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का चुकारा किया जाता है, फिर आउटसाइडर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है, उसके पश्चात आउटसाइडर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है, उसके पश्चात एसेट्स में से जो बचता है पार्टनर्स के, अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो उनका चुकारा किया जाता है, और फिर उसके पश्चात भी अगर कुछ राशि बचती है को चुकाया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल, और लास्ट में भी अगर कोई अमाउंट बची रह जाती है तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको बांट लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि यदि कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अपने पर्सनल सोर्सेज से देता है तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? ए बैंक अकाउंट, बी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसी एक पार्टनर के एक्सपेंसेस नहीं है बल्कि फर्म के एक्सपेंसेस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को लॉस एंड एक्सपेंसेस के लिए डेबिट किया जाता है, एंड पार्टनर ने यह खर्चा किया है इसलिए पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि पार्टनरशिप फर्म के विघटन के समय फिक्टिशियस एसेट्स के खाते बंद किए जाते हैं, इनको कहाँ ट्रांसफ़र करके बंद किया जाता है? क्योंकि ये एसेट ऐसी होती हैं जिनसे कुछ वसूल नहीं किया जा सकता, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के प्रोसेस के बाद यदि किसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाता है तो यह ऑप्शन ए साझेदार दिवालिया है, फर्म का समापन करना चाहिए, बी साझेदार को नकद राशि फर्म में लानी होगी, सी साझेदार की हानि क्रेडिट शेष वाले साझेदार को हस्तांतरित की जाएगी, या डी उपरोक्त में नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, साझेदार को नकद राशि फर्म में लेकर आनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, फर्म के विघटन पर बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी थर्ड पार्टी की तरह ही फर्म के एक लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी पार्टनर की वाइफ ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसकी भुगतान विधि क्या होगी? ऑप्शन ए साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर की जाएगी, या साझेदार के ऋण खाते में हस्तांतरित की जाएगी, सी अन्य दायित्वों की भांति वसूली खाते के द्वारा भुगतान की जाएगी, डी भुगतान प्रक्रिया हेतु समिति का गठन किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पार्टनर की वाइफ का लोन भी एक अन्य दायित्वों की भांति वसूली खाते के द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, गवर्नर बनाम मरे का नियम लागू हुआ? ऑप्शन डी राइट आंसर है 1903 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, गवर्नर बनाम मरे के नियम के अनुसार
जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को कैसे विभाजित करेंगे? ऑप्शन ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, या लाभ के अनुपात में, या सरकारी नियमों से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, वे अपने कैपिटल रेशो में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, दिवालिया साझेदार की हानि विभाजन हेतु पूंजी अनुपात का आशय है यदि पूंजी खाते फिक्स्ड बेसिस पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए, जब फिक्स्ड बेसिस पर पार्टनर्स के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, फर्म के डिसोल्यूशन समापन होने से पहले की बैलेंस शीट में जो कैपिटल का रेशो बनता है, उस रेशो से ही सॉल्वेंट पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को सहन करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, विघटन से पूर्व के आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई गई पूंजी के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वेरिएबल मेथड से रखे गए हैं, तब दिवालिया होने की स्थिति में कैपिटल रेशो ज्ञात किया जाएगा। ऑप्शन ए पूंजी खातों के शेषों के आधार पर, बी करंट अकाउंट के बैलेंस के आधार पर, या पूंजी खातों में समायोजन के पूर्व के शेषों के अनुपात पर, या डी पूंजी खातों में वेतन, लाभ आदि का समायोजन करने के बाद शेषों के अनुपात में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जब वेरिएबल मेथड से अकाउंट रखे गए हैं, तब कैपिटल अकाउंट में से सैलरी और प्रॉफिट को लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा, उस बैलेंस का रेशो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के लॉस को बियर करने के लिए यूज किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर उसकी संपत्तियों से वसूली राशि में से, यानी कि उसकी जो पर्सनल संपत्ति है उनसे जो राशि वसूल हुई है उसमें से सर्वप्रथम चुकाया जाएगा, क्या फर्म के दायित्वों का, या उसके व्यक्तिगत दायित्व का, या अन्य साझेदारों के दायित्व का, या गिरवी संपत्तियों को छुड़ाने में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, उसकी पर्सनल एसेट्स में से सबसे पहले उसके पर्सनल लॉसेस को या पर्सनल लाइबिलिटीज को चुकाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म के पास उपलब्ध धनराशि से चुकाया जाएगा। पार्टनर के पर्सनल एसेट से पहले उसकी पर्सनल लायबिलिटीज को चुकाया जाएगा, और यदि कुछ बचता है तब फर्म के कर्जे चुकाए जाएंगे। इसी प्रकार से फर्म की धनराशि से पहले फर्म की लायबिलिटीज को चुकाया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, फर्म के दायित्व का। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि फर्म के दिवालिया होने की स्थिति में एवेक्स साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग किया जाएगा। ए अव्यक्तिगत दायित्व के भुगतान में, बी फर्म के दायित्व के भुगतान में, सी समस्त प्रकार के ऋणों के भुगतान में, और डी है कैन नॉट बी यूज्ड, प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। जरूरत पड़ने पर उनकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाता है। यहाँ तक कि यदि इंसॉल्वेंट पार्टनर कुछ भी लाने में असमर्थ है तो उसकी पूंजी की हानि को भी सॉल्वेंट पार्टनर को ही पूरा करना पड़ता है, परंतु एक अवयस्क साझेदार की जिम्मेदारी केवल फर्म जो उसने पूंजी लगाई है और जो उसने फर्म से लाभ कमाया है उस तक ही सीमित, उसे अपनी पर्सनल संपत्तियों से कुछ भी चुकाना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संपत्तियों का किस्तों में वितरण का क्या आशय है। ऑप्शन ए साझेदारों का एक एक संपत्ति वितरण, बी संपत्तियों का धीरे धीरे बेचना, सी है धीरे धीरे विक्रय व धीरे धीरे लेनदारों व साझेदारों में वितरण, और डी ऑप्शन है संपत्तियों का धीरे धीरे साझेदारों में वितरण। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हम धीरे धीरे सेल करेंगे और क्रेडिटर्स और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है किसी फर्म में किसी 3 पार्टनर हैं और उनकी ईयर के लास्ट में जो कैपिटल है वो 15,000, 7,500 और 1,000 है। समापन पर जो हानि हुई है वो 20,000 की हुई है और सी दिवालिया हो गया इनमें से। लाभ विभाजन अनुपात 4:3 है और ए को देय राशि होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने आप से सॉल्व करिए और अपना आंसर निकालिए। यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन दिया गया है। ए की कैपिटल थी 15,000, बी की 7,500 और सी की 1,000। यहाँ पर रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ था 20,000 का वो 4:3 के रेशो में यहाँ पर ए बी और सी में बांट दिया गया है। तो
ए के हिस्से में 8,000 का, बी के हिस्से में 6,000 का और सी के हिस्से में 6,000 का लॉस आया। जब हम 15,000 में से 8,000 को लेस करेंगे तो ए के पास अभी भी 7,000 रुपये की कैपिटल बची हुई है, और इसी तरह से बी की का लॉस लेस करने के बाद उसके पास भी 1,500 रुपये की कैपिटल बाकी है। लेकिन सी के पास केवल 1,000 की कैपिटल थी और 6,000 का उसका लॉस, उसके हिस्से में 5,000 का लॉस आया। ये 5,000 का लॉस हम ए और बी में बांट देंगे। गवर्नर पर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार ए और बी पार्टनर अपनी कैपिटल के रेशो में इसको लेकर आएंगे। जहां पर कुछ ना कहा गया हो वहां पर भी गवर्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होता है। तो जब हम 5,000 को रेशो में निकालेंगे तो 2:1 का रेशो आएगा। 2:1 के रेशो में बांटेंगे तो यह अमाउंट आएगी। ए के पास 7,000 में से सी का लॉस लेस करने के बाद भी 3,667 रुपीज बाकी उसके अकाउंट में बचे हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और रखा है जिसका आंसर आपको देना है। फर्म के समापन पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी 70,000 की थी और बैलेंस शीट में इसे 30,000 पर दिखाया गया। पॉलिसी को 70% पर सरेंडर कर दिया गया। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।